आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह अपनी भाषण के साथ, अपने आरक्षण की नीति के साथ, अपने पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के एजेंडे के साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर की धरती पर, ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का अभियान आज से ही शुरू हो गया है। कल शाम से ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। वो जम्मू कल शाम पहुंचे थे और तभी से लगातार एक्शन मोड में हैं। कभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कभी अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी दो ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए मां की भक्ति में लीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तस्वीर सियासत की है, जहां पर अमित शाह चाणक्य के तौर पर न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि सुबह सुबह वो कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए देखिए लोगों का उत्साह जो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। उनके मंच पर पहुंचने के साथ ही लोगों के बीच में एक अलग सी जोश, एक अलग सी भावना, एक जागृति दिखाई दे रही है। चारों तरफ लोग खचाखच भरे हुए हैं। अमित शाह का ये यात्रा का ये लम्हा शायद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे, पूजा की, अर्चना की और उसके साथ साथ पवित्र गुफा में दर्शन का ये उनका पहला मौका था, जहां पर उन्होंने मां वैष्णो देवी के सामने अपने पूजा अर्चना की, आरती की और फिर जब वो सियासत के मैदान पर उतरे तो राजौरी में एक ऐसे विशाल रैली को संबोधित किया जिसपे विपक्ष और विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। धारा 370 के निष्क्रिय के जाने के बाद धारा 370 के समर्थन में खड़े लोगों के ऊपर करारा जवाब दिया और कहा कि 70 सालों से सिर्फ 3 परिवार जम्मू कश्मीर में शासन करती चली आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के आवाम पर कोई फर्क पड़े। और अब जबकि 2014 से मोदी की सरकार है, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं जो निष्पक्ष हैं और उसके साथ साथ तमाम अन्य चुनाव भी हो रहे हैं। उन्होंने हालांकि 2023 में जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात तो नहीं की, लेकिन इससे स्पष्ट है जिस रैली को आज उन्होंने संबोधित किया कि वो क्या भविष्य लेकर आए हैं। और जो उनका अवतार दिखा मां के दरबार में, वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। भक्ति भाव से विभोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैष्णो देवी के मंदिर पर पूजा अर्चना करते हुए उसके साथ साथ आरती के साथ दिखाई दिए। ये न सिर्फ उनकी भक्ति की तस्वीर है बल्कि आस्था की बात भी है। आज नवमी के दिन जब मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वो पहुंचे हैं तो शायद ही ऐसा कोई हिंदू हो जो मां के सामने अपने दर्शन करते समय अपनी आरती की ख्वाहिश पीछे छोड़ सकता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा किया। अमित शाह ने घाटी में हो रहे विकास की कहानी भी प्रस्तुत की है। गृह मंत्री के मुताबिक बीते 75 साल में 15,000 करोड़ का उद्योग का निवेश जम्मू कश्मीर में आया है, लेकिन 3 साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर में तकरीबन 56,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। यानी कि 75 साल में जो नहीं हो पाया वो बीते 3 साल में हुआ है धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से। अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे में सबसे बड़ी चर्चा इस बार यही है कि क्या चाल है इस चुनाव के आधार पर जो अमित शाह चलने वाले हैं। ऐसे पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि पहाड़ी भाषा के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। आज अमित शाह ने राजौरी की अपनी रैली में इस उम्मीद को परवान चढ़ाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में शामिल करने की जस्टिस शर्मा की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द अमली जामा पहनाते हुए दिखेंगे। इसके बाद पूरे मैदान में मोदी 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 के नारे गूंजने लगे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए, मुझे बताओ भाई आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला और जस्टिस शर्मा का
कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जरा इस शोर को देखिए और समझिए कि लोगों की मांग क्या है। लोगों की नब्ज को समझना ही राजनीति में चढ़क की नीति कही जाती है। अमित शाह ने अपनी रैली में जो भरोसा दिया जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लेकर, उसमें उन्होंने एक बात यह भी कही कि हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति के समुदाय का ही मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में दिखे। अब इस एक वाक्य पर जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति की ध्रुवी आने वाले अगले 6 महीने तक घूमती रहेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय के लोग लंबे वक्त से आरक्षण की मांग करते चले आ रहे हैं। गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ये सभी समुदाय मिलकर रहना चाहते हैं। इनमें से गुर्जर और बकरवाल को एसटी के स्टेटस की बात पहले से होती चली आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें पहाड़ी भी जोड़ दिया। अब इस आधार पर अलग अलग धार्मिक और भाषाई समुदाय के लोग इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। जम्मू से लेकर कश्मीर तक ऐसे कुल 5 जिले हैं जहां पर इन 3 समुदाय के लोग वोट बैंक के तौर पर बहुत प्रभावशाली हैं। और वो 5 जिले जो हैं वो राजौरी, पुंछ, उरी, बारामूला और कुपवाड़ा हैं। इन सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण की इस पैरोकारी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी गुर्जरवाल, बकरवाल और पहाड़ियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि वोट बैंक के आधार पर पूरे प्रदेश का 1/3 वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ पहुंचे। गुर्जर बकरवाल समुदाय की आबादी 20% है और अगर डोगरा समुदाय के साथ जम्मू कश्मीर के तीसरे सबसे बड़े जातीय समुदाय को एक साथ कर दिया जाए तो ये वोट बैंक अपने आप में 13 विधानसभा सीटों पर बहुत प्रभावशाली है। तो पहाड़ी भाषा समुदाय की कुल आबादी जो कि 10 से 11% है, वो 8 सीटों पर अपना प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर 21 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस एक तीर से साध दिया है। इसलिए अमित शाह मिशन कश्मीर पर हैं, जो कि पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल तीनों समुदाय को एक साथ साधना चाहते हैं। इसी वजह से आज सुबह से भारत 24 आपको अमित शाह के पूरे कवरेज को मिशन कश्मीर के तौर पर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल को अप्रैल 1991 में जम्मू कश्मीर में एसटी का दर्जा दिया गया था, जिसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान था। अब पहले से एसटी में शामिल बकरवाल को डर सता रहा है कि पहाड़ी समुदाय के शामिल होने के साथ ही उन्हें मिलने वाले लाभ में बंटवारा हो सकता है। पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से गुर्जर और बकरवाल समुदाय के कुछ एक लोग नाराज जरूर हैं, जिसकी वजह से विरोध की हवा भी है। कल हमने आपको पीडीपी के नेता का बयान दिखाया था। पीडीपी का कहना है कि अमित शाह गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आपस में भिड़ाना चाहते हैं, लेकिन आज अमित शाह ने हर समुदाय को यह भरोसा दिया और उसके साथ साथ विरोधियों के पर भी कतरे। ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों पर प्रहार भी कर रही है और चाणक्य अमित शाह अपनी नीति के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं। आप जरा देखिए कितनी सफाई के साथ 20 से 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जीत का रास्ता सुनिश्चित करने की कोशिश की। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के ठीक बीच एक परेशान करने वाली खबर रात 12:30 बजे आई। जम्मू के डीजी जेल हेमंत
लोहिया की हत्या कर दी गई। बताया गया कि गला रेत कर उनकी हत्या की गई। दरअसल डीजी जेल अपने परिवार के साथ अपने दोस्त राजीव खजूरिया के घर पर आए हुए थे। दोस्त राजीव खजूरिया के घर पर ही डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या हुई। राजीव के नौकर यासिर पर इस हत्या का आरोप लगा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन इससे पहले कि यासिर की गिरफ्तारी होती, आतंकी संगठन टीआरएफ ने डीजी लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर खुद ले ली। इतना ही नहीं, आरोपी ने डीजी का शव जलाने की कोशिश भी की और उसके साथ साथ उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले। यह भी बात सामने आई। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है, जो हम अभी आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं, वो ये कि इस पूरे मामले को लेकर एक आतंकी साजिश और आतंक के तौर पर, आतंक के निशाने के तौर पर इन्हें प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा है। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना है। दरअसल जिस नौकर पर हत्या का आरोप लगा है, वो नौकर मानसिक तौर पर असंतुलित है। पुलिस ने मौके से ही उस नौकर यासिर की डायरी निकाली है, जिस पर वो शायरी लिखा करता था। पुलिस का कहना है कि उसकी हिस्ट्री और तफ्तीश से यह पता चलता है कि अचानक यासिर बहुत आक्रामक हो जाया करता था। वो डिप्रेशन का मरीज रहा करता है और इस वजह से उसके व्यवहार पर कई तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं। मानसिक तौर पर असंतुलित होने की वजह से यासिर ने इस घटना को अंजाम दिया है। वजह चाहे जो भी हो, ये एक क्रिमिनल माइंड की, एक क्राइम की स्टोरी है। लेकिन जरा सोचिए, आज आतंक के आकाओं को कैसे क्राइम की स्टोरी को भी अपनाने में, उस पर मौके पर चौका मारने में कहीं कोई परहेज नहीं होता। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जिम्मेदारी खुद अपने माथे पर ले ली। हर कोई भौचक था कि क्या आतंकी संगठन टीआरएफ ने डीजी का मर्डर करवा दिया है? क्या यह संभव हो सकता है? लेकिन पुलिस की जांच में बात निकल कर आई कि टीआरएफ का इस हत्या से कोई लेना देना था ही नहीं। जरा सोचिए, टीआरएफ या तथाकथित तौर पर यह जो आतंकी संगठन है, जो कि लश्कर तैयबा का फ्रंट है, वो किस तरह से काम करता है। डीजी की हत्या एक मानसिक तौर पर असंतुलित नौकर करता है। टीआरएफ इसका श्रेय, इसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है और कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा से पहले यह भारत को सौगात है, तोहफा है, डीजी की हत्या। जबकि उसका कोई लेना देना टीआरएफ से नहीं था। यासिर टीआरएफ में काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका कोई आतंकी लिंक नहीं है। टीआरएफ ने किसी तरीके से डीजी के हत्या में कोई भूमिका नहीं निभाई। लेकिन सनसनी पैदा करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग में यह बात बैठाने के लिए कि टीआरएफ एक बड़ा आतंकी संगठन है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी कर सकता है, पुलिस के घर में घुसकर पुलिस की हत्या कर सकता है, डीजी की हत्या कर सकता है, टीआरएफ ने यह दाव खेला और कुछ समय के लिए ही सही उसका यह दाव सही में निकला, क्योंकि हर किसी को लगा कि टीआरएफ ने हत्या कर दी। इसे आप कुल मिलाकर यह देखें तो यह दरअसल एक ऐसी शातिर दिमाग की सोच है जो कि हिंदुस्तान को भीतर से ही खोखला करना चाहती है। पूरे तरीके से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में अस्थिरता है। यह संगठन लश्कर तैयबा का फ्रंट है। लश्कर तैयबा पाकिस्तान में सक्रिय एक बहुत ही बड़ा आतंकी संगठन है। अपराध की इस घटना को भी आतंकी संगठन ने अपने साथ जोड़कर इस पर पूरे मीडिया हाइप को भुलाने की कोशिश की है। घाटी में अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए इस तरह की बात को आगे बढ़ाया गया है और अमित शाह की यात्रा से जोड़कर एक सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है। जरा सोचिए, क्या इस तरह के आतंकी संगठनों को किसी भी तरह से ऐसा काम करने दिया जाना चाहिए? टीआरएफ का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। आईएसआईएस और लश्कर तैयबा के साथ मिलकर इसकी नींव रखी गई थी। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में इसने अपना क्रेडिट लिया था, लेकिन अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वाकई में इसका कोई लिंक था या नहीं। अभी तक तो यही मालूम है कि लश्कर तैयबा ने पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया था।
पाकिस्तान में इसकी ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है और धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में इसके एक्टिव होने की बात भी है। कश्मीर में टारगेट किलिंग के कई मामलों में इसने अपने आप को सबसे आगे रखा है और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना इसका एकमात्र मकसद है। टीआरएफ ने अमित शाह की जम्मू कश्मीर की यात्रा को लेकर जो धमकी सामने रखी, उसके आधार पर डीजी की हत्या को भी इसने अपना कृत्य बताते हुए इस पर वाहवाही लूटने की कोशिश की और अपने आप को एक बड़े प्रमुख आतंकी संगठन के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। देखिए हमारे संवाददाता रवि यादव की रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दौरान टीआरएफ ने उन्हें धमकी दी है और ये धमकी एनआईए के मुताबिक केवल देश के गृह मंत्री को नहीं बल्कि उनके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कई बड़े आरएसएस के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। और देश के गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का जिम्मा देखते हुए बेहद चाक चौबंद तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पीएफआई के लगे बैन से इन पूरी धमकियों को जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ रवि यादव, भारत 24, दिल्ली। रवि, आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हैदराबाद में पुलिस ने एक टेरर मॉड्यूल को पकड़ा है और उसके बाद जो खुलासा हुआ है वो चिंताजनक है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले लोगों पर यह आरोप लगा है जो कि इस मॉड्यूल के सदस्य थे। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो आतंक के कारोबार को हैदराबाद में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हैदराबाद में इन आतंकियों का प्लान हमला करने का था। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद में इस बड़े हमले के लिए सरहद पार पाकिस्तान से प्लान तैयार किया गया, जिसके लिए हथियार इनको पाकिस्तान से गुपचुप तरीके से मुहैया कराए गए। लेकिन जिस तरीके से इन्हें हथियार मुहैया कराए गए हैं वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। जैसे कि इन हथियारों को पंजाब की सीमा पर पहले पहुंचाया गया, वहां से इन्हें हैदराबाद ले जाया गया। ये हथियार मेड इन चाइना के हैं, यानी कि चाइना में निर्मित ये हथियार हैं। पाकिस्तान के ड्रोन से चीन में निर्मित हथियार को पहले भारत में पहुंचाया जाता है, पंजाब के क्षेत्र में जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है। सवाल यह खड़ा होता है कि पंजाब में गिराए गए ये हथियार, ड्रोन के जरिए जिनको गिराया गया है, वो हथियार हैदराबाद कैसे पहुंच जाते हैं। कई शहरों को लांघते हुए ये हथियार जब हैदराबाद पहुंचते हैं तो इसके लिए हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है। आइए अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। हैदराबाद से लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम है अब्दुल जहीद, समीरुद्दीन और हसन फारूक। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आतंकवादियों के पास से 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। हैंड ग्रेनेड चाइना के बने हुए हैं, उस पर इसका मार्किंग भी है। सभी हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से भारत की सीमा पर लाए गए और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। आजकल पंजाब की सीमा पर कई तरह के ड्रोन्स मिलते हैं जो पाकिस्तान से उड़कर आते हैं, जिसमें ड्रग्स होता है, कई बार हथियार होते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े राइफल्स भी। सीमा से लगे अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की सप्लाई लगातार गिराई जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पंजाब से होते हुए यह हथियार किस तरह से हैदराबाद पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ यह भी पता चला इस पूरी जांच के दौरान कि 5.5 लाख रुपए कैश था और एक मोटरसाइकिल थी। ये सभी आतंकी हैदराबाद में दशहरे के मौके पर एक बड़ी वारदात करने वाले थे, बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर यह हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पूरी जानकारी अब पुलिस के हाथ में है। अब सवाल यह उठता है कि पहले यह पाकिस्तान से आए ड्रोन्स जो हैं वो पंजाब पहुंचते हैं और यहां पर हैंड ग्रेनेड्स गिराते हैं। फिर पूरे देश में पंजाब से होते हुए ये ग्रेनेड्स पहुंच जाते हैं हैदराबाद। इन ग्रेनेड्स को हैदराबाद पहुंचाना अपने आप में कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि पठानकोट से हैदराबाद की दूरी है तकरीबन 2070 किलोमीटर। 2070 किलोमीटर तक हैंड ग्रेनेड्स पंजाब से हैदराबाद पहुंचाए जाते हैं। कैसे पहुंचे होंगे ये आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अलग अलग शहरों में स्लीपर मॉड्यूल्स हैं जो कि इन हैंड ग्रेनेड्स और हथियारों को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाते हैं। पूरे देश में आतंक का कारोबार किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, पनपाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देश के भीतर ऐसे कई आतंकी सेल मौजूद हैं आज जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करने को तैयार हैं और इसलिए जांच में यह जरूरी है कि हम पता लगा सके बतौर भारतीय भी कि हमारे आसपास ऐसे कोई आतंकी सेल हैं कि नहीं। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये चिंता की बात है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर गिराए गए हथियार
2070 किलोमीटर दूर हैदराबाद कैसे पहुंच जाते हैं। यह घटना आए दिन हो रही है और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके साथ साथ राजस्थान से कई जगहों से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं देश के अलग अलग कोने में, जो कि 1500, 2000, 3000 किलोमीटर तक दूर हैं। ऐसे में अब हमें इस बात को लेकर काफी सजग रहने की आवश्यकता है। अभी तक तो खबरें ये चलती थी कि मुंबई का डॉन कौन। एक फिल्म आई थी जिसमें भीखू मात्रे एक कैरेक्टर था। मुंबई पर, जुहू बीच पर और उसके बाद में वर्सोवा बीच पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, पूरी मुंबई का डॉन कौन? भीखू मात्रे। लेकिन आजकल मुंबई में डॉन की चर्चा नहीं हो रही है। आजकल महाराष्ट्र में चर्चा यह हो रही है कि शिवसेना का मुखिया कौन। यह जंग अब टीजर वॉर पर भी बदल चुकी है। पार्टी पर अपना हक जताने के लिए महीनों से लड़ाई चल रही है उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री शिंदे के गुट के बीच में। अब यह लड़ाई दशहरे की रैली पर अटकी है, जहां दोनों गुट आमने सामने हैं। पहले तो यह लड़ाई कोर्ट में चलती रही, अब कोर्ट से यह लड़ाई मुंबई के शिवाजी पार्क पर पहुंच गई है, जहां दशहरा की रैली निकलनी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद से अब शिंदे गुट बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में अपनी रैली को आयोजित करना चाहता है। लेकिन विवाद थम नहीं रहा है। असली शिवसेना किसकी? नकली शिव सैनिक कौन? विरासत की यह लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में खेली जा रही है और इसी पूरी सियासी जो खींचतान है, इसमें अभी पहला राउंड तो उद्धव ठाकरे के पास है, लेकिन लगता है कि बहुत जल्द इसके और कई राउंड खेले जाएंगे। मुंबई को मुंबई के नाम से तो जाना ही जाता है। इसे माया नगरी, आर्थिक राजधानी और बाला साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाला साहेब का नाम आते ही जहन में शिवसेना आती है, शिव सैनिक आते हैं, ठाकरे परिवार आता है। बीते दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सत्ता और सियासत का संघर्ष कुछ ऐसा रहा कि बात असली नकली तक पहुंच गई और अब इसका असर एक पार्क में भी दिख रहा है, जिसका नाम है शिवाजी पार्क। मुंबई शहर के बीचों बीच बसा है शिवाजी पार्क। अपने भीतर सैकड़ों यादों को समेटे शिवाजी पार्क महाराष्ट्र की सत्ता, सियासत और समाज के बदलते रंग रूप का गवाह रहा है। और आज यही शिवाजी पार्क महाराष्ट्र की सियासत में संघर्ष का केंद्र बन चुका है। बाला साहेब ठाकरे दशहरे की शाम अपने आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रखा करते थे। बाला साहेब के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उद्धव का अंदाज भले ही बाला साहेब की तरह आक्रामक ना दिखता हो, लेकिन उन्हें सुनने राज्य भर से शिव सैनिक पहुंचते थे। कोरोना काल के चलते 2 साल तक यहां दशहरा की रैली का आयोजन नहीं हो सका। 2019 में सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने इसी मैदान में शपथ ली थी, लेकिन फिर कभी उद्धव के साथ चलने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी राहें जुदा कर ली और शिवसेना को शिवसेना से जुदा कर दिया और असली नकली शिवसेना की लड़ाई छिड़ गई। और इसी लड़ाई का असर शिवाजी पार्क के मैदान में देखने को मिल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के दरवाजों तक होकर गुजरा ये मामला अब सुलझ गया, लेकिन सियासी रंग जारी है। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही रैलियां करने जा रहे हैं, बस पता बदल गया है। उद्धव गुट के हाथ शिवाजी पार्क लगा है तो शिंदे गुट अब बीकेसी मैदान में रैली करेगा। लेकिन मामला सुलझकर भी नहीं सुलझा है। हमला जारी है, संघर्ष जारी है, शिवसेना को लेकर सियासत भी जारी है। पिक्चर भले ही खत्म ना हुई हो, लेकिन टीजर जारी हो चुका है। टीजर दोनों तरफ से जारी हुआ है। कहने को दशहरा रैली का निमंत्रण है, लेकिन शब्दों में सियासी जंग है।
जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो, ब्यूरो रिपोर्ट 12/24। तो शिवसेना किसकी, ये बहस तो कल यानी कि दशहरे के दिन तय हो जाएगा, क्योंकि जनमानस कहां है और किसके साथ खड़ा होगा यह अपने आप में स्थापित भी होगा। क्या मुख्यमंत्री शिंदे शिवसेना के असली हकदार हैं या उद्धव ठाकरे अपने पिता की विरासत को लेकर आगे चलते हुए दिखाई देंगे, कल यह तय हो जाएगा। लेकिन जो वॉर छिड़ी हुई है, जो लड़ाई छिड़ी हुई है, यह बताती है कि शिवसेना के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं होने वाले। हमने आपको कल ये बड़ी खबर दिखाई थी कि कैसे अमेरिका में इस बार बहुत धूमधाम के साथ दशहरा मनाया जा रहा है और उसके लिए 100 से भी ज्यादा रावण ऑर्डर किए गए हैं ताकि रावण दहन किया जा सके। लेकिन आज जो खबर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका में हिंदू संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, उसके साथ साथ स्वयंसेवक संघ समेत 60 संगठनों की फंडिंग की जांच के आदेश पारित किए गए। इस प्रस्ताव को एक स्थानीय पार्टी टीडीएमसी के नेता की अगुवाई में पारित किया गया है। टीडीएमसी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन में है। दोनों डेमोक्रेटिक सांसदों ने अमेरिका में सक्रिय हिंदू संगठनों की फंडिंग की जांच करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अमेरिका के कई राज्यों में 60 से भी ज्यादा हिंदू संगठन डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन के साथ सामने आ चुके हैं और उसके बाद अब बातें हो रही हैं। खास करके कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी के सरकार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। जरा सोचिए कि आखिरकार ये अचानक क्या हुआ। अचानक क्या हुआ कि जो अमेरिकी सरकार हिंदू माह मनाने को तैयार है, एक पूरे महीने को हिंदू के नाम पर डिक्लेयर करने को तैयार है, जो कि 100 से भी ज्यादा जगहों पर परमिशन देती है कि रावण दहन की अनुमति दी जाती है, आप रावण दहन कीजिए, अचानक एक ऐसे बिल को पारित कर देती है जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि 60 से भी ज्यादा हिंदू संगठनों को जो कि अमेरिका में कार्यरत हैं उनके फंडिंग के प्रोसेस को जांचा जाए। क्या हिंदू आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं? क्या हिंदू आतंकवाद के प्रसार में अपनी धन संपत्ति को खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्शन है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि हिंदू अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसलिए पहले जरा जांच कर पता कीजिए कि उनके पास ये पैसे कहां से आ रहे हैं। ठीक वैसे ही कोशिश पैदा करने की हो रही है जो कि मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया भर में कैंपेन है। जिहाद के नाम पर पूरे देश भर में और दुनिया भर में जो तमाम मुस्लिम संगठन काम करते रहते हैं उनके खिलाफ जांच होती है। अब उनके दबाव में, तथाकथित तौर पर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के दबाव में अमेरिकी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव को पारित कर चुकी है जिसे लेकर अब तमाम हिंदू संगठन अमेरिका में अमेरिकी सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका में बुलडोजर के साथ हिंदुओं ने परेड की थी। इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है कि आखिरकार इसकी फंडिंग किसने की। कई अमेरिकी संगठनों ने इसे बंटवारे और नफरत का प्रतीक माना है और अमेरिका के कुछ संगठनों ने साध्वी रितंबरा के एक कार्यक्रम का भी विरोध किया था। उनको वहां आने नहीं दिया गया था, उनके भाषण को रोक दिया गया था, जिसके बाद उनके कार्यक्रम को ही रद्द करना पड़ा। अमेरिका में भारतीयों के बढ़ते कद को देखते हुए कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे प्रेशर ग्रुप्स और लॉबीज हैं जो कि अब बौखला चुके हैं। उन्हें ऐसा डर लगने लगा है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अग्रेसिव अप्रोच की वजह से हिंदू संगठन अमेरिका में अग्रेसिव कम्युनिटी तो नहीं बन जाएंगे।
इसलिए उन्हें सुबह से ही शुरू से ही दबा दिया जाए। इन सब के बीच अमेरिका के हिंदू संगठनों का कहना है कि इस प्रस्ताव में हिंदू संगठनों के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। हमें अपनी बात को रखने का मौका तक नहीं दिया गया, हिंदू संगठनों का यह दावा है। प्रस्ताव एक तरफा सोच के तहत पारित की गई है, जो कि नैतिक रूप से गलत है और अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की छवि को धूमिल करने के लिए उसे खराब करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। पूरे हिंदू शब्द को बदनाम करने की अमेरिका में एक बड़ी साजिश चल रही है और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट पार्टी के स्टेट यूनिट ने इस हिंदू विरोधी प्रस्ताव को गलत भी बताया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस प्रस्ताव को पारित कैसे किया गया। जवाब अब हम आपको देते हैं। हिंदुओं के खिलाफ ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें 60 हिंदू संगठनों की फंडिंग की जांच होगी, दरअसल ये सब कुछ पाकिस्तान की एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। पाकिस्तान प्रेशर ग्रुप और लॉबीज ग्रुप को बहुत पैसे देता है अमेरिका में। अमेरिका में राजनीतिक दलों से पैसा लेकर या किसी अन्य संगठनों से पैसा लेकर लॉबी करना कानूनन सही है, इसलिए लॉबिंग अमेरिका में जायज है। लेकिन लॉबिंग की वजह से अगर आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलती हो तो उसे आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं? पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मात्रा में पैसे पंप किए जा रहे इन लॉबीज के पास, जो हिंदू और भारत के खिलाफ लगातार अपनी कैंपेन को मजबूत करते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर कुछ लोगों ने हिंदू विरोधी अभियान पूरी दुनिया भर में चला रखा है और इसे लेकर सरकार से लेकर मीडिया तक उनके जो तमाम एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। ये बात हम आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि लंदन में द गार्जियन अखबार, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसने जब हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और इस अखबार में हिंदुओं ने जब देखा कि क्या क्या छप रहा है उनके खिलाफ और कैसे हिंदुओं पर आक्रामक हिंदुत्व के आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हिंसा को प्रायोजित और प्रोत्साहित कर रही है हिंदू संगठनों, जो कि ब्रिटेन में मौजूद है। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर हिंदुओं के बड़े संगठनों ने द गार्जियन के सामने जाकर वहां पर प्रदर्शन भी किया। आपको अब हम कुछ ट्विटर पर वीडियोस दिखा रहे हैं जो कि गार्जियन अखबार की पत्रकार आयना जे खान ने लिखा और साथ ही साथ प्रस्तुत किया था। 19 सितंबर को आयना जे खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 29 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस के गुंडे उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत अग्रेसिव थे। इस वीडियो को अगर हम अभी आपके सामने रखें तो आप देखकर समझ पाएंगे कि दरअसल क्या बात हो रही है। यह आपको अभी हम दिखा रहे हैं वो प्रदर्शन जो कि गार्जियन अखबार के सामने किया गया, जहां हिंदू और हिंदुत्व को लांछित करने की कोशिश की गई। ये देखिए आयना जे खान का वो ट्विटर हैंडल जिसके जरिए हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर जगह हिंदू विरोधी सेंटिमेंट्स को हवा दी जा रही है। ब्रिटेन के शहर लैनचेस्टर में भी बीते दिनों हिंदुओं पर हमला हुआ था, उन पर तोड़फोड़ हुई थी, मंदिरों को निशाना बनाया गया था और भारतीय मूल के लोगों को बुरे तरीके से प्रभावित भी किया गया था। इस बाबत ब्रिटेन की जांच एजेंसी ने एक मौलवी को पकड़ा था जिसका नाम है मोहम्मद हिजाब, जो लगातार पाकिस्तान के मुसलमान और उन तमाम संगठनों को एकत्रित कर रहा है जो पाकिस्तान परस्त हैं और हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण करने का सीधा आह्वान भी दे रहा है। आपको दिखाते हैं कि मोहम्मद हिजाब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है और कैसे हिंदुत्व के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। So what I'm going to say is this: can we all agree on something that people in Leicester have had enough now? Yes or no? Yes, we've had enough. Yeah. People in Leicester have had enough of this Islamophobia that's going on. Is that right? Yeah. Yes, we've had enough. And if someone gets hit or attacked, are we going to have? No, stick up for our brothers. One thing I want to say is this: people that are not aware of what's going on in India, people need to realise that people are getting killed because they've slaughtered a cow to eat beef. Yeah. That's what's happening. Now that might sound ridiculous to you. Like, you know, most of us are meat eaters, but these vicious and violent vegetarians out here that want to export the ideology, of the Hindutva and bringing it. You're telling me it's coming to Leicester? I'm saying this directly to all the so-called Hindutva wannabe gangsters. Don't ever come out like that again. Do you understand? No chance. Are they going to come out like that again? Never. Are they going to come out like that again? Never. Because if they do come out, are we going to be here? Yes or no? इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ, भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ एक पूरे कैंपेन को चलाने की कोशिश की जा रही है।
ब्रिटेन में जिस मौलाना मोहम्मद हबीब की हमने बात की वो आपके सामने था। देखिए किस तरह से ये तमाम लोग भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। दरअसल ये इकलौता मामला नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ जो कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है उसके कई पहलू हैं जो पाकिस्तान की परिस्थिति में चल रहे हैं। विदेश में रह रहे हिंदुओं पर हमला करने के लिए, हिंदुओं विरोधी नारों को अंजाम देने के लिए कनाडा में भी सिख फॉर जस्टिस एक फोरम है, उसे खड़ा किया गया है, जिसमें खालिस्तान की मांग को लेकर जनमत संग्रह कराने की बात कही जा रही है। इसके पीछे भी पाकिस्तान का सक्रिय हाथ है। इस तरह के तमाम फोरम्स को एकत्रित करते हुए पाकिस्तान भारत, हिंदू और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ अपना कैंपेन चला रहा है। अमेरिका में जब 60 भारतीय तथा हिंदू संगठनों के फंडिंग के पूरे पैटर्न पर जांच की बात सामने निकल कर आती है, तो इसे हमें इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लॉबिस्ट अब कितने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर नकेल कसी जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हुई साख को धूमिल किया जाए। क्या हमें ऐसा होने देना चाहिए? क्या हम ऐसा होने देना चाहेंगे? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर न सिर्फ भारत सरकार को गौर करना चाहिए, बल्कि बतौर हिंदुस्तानी हर भारतीय नागरिक का ये आधार बन चुका है कि आज हमें इस पर जोर देते हुए इस बात को देखना चाहिए, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या दुनिया का कोई भी कोना, भारत, हिंदू, हिंदुत्व, इसे बदनाम करने की ये जो नाकाम कोशिशें हो रही हैं, इसे किसी तरीके से सफल नहीं होने देना चाहिए। अमेरिका जो आज कर रहा है उसके साथ साथ परिदृश्य भी देखिए, इसके पीछे एक रणनीति है और यह कूटनीति है। अमेरिका आज से नहीं बल्कि एक अरसे से भारत के साथ दोमुहा व्यवहार करता रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा था कि अमेरिका में बदलाव आ रहा था और आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भारत का साथ देते हुए चीन को लोहा लेने के लिए भारत के साथ अमेरिका पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से खड़ा था। लेकिन जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आता दिखाई दे रहा है और भारत और रूस की नजदीकियां सामने आती जा रही हैं, अमेरिका वापस अपने पाकिस्तान प्रेम पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कैसे हो रहा है? आइए अब आपको हम ये साबित कर देते हैं कि अपने कोल्ड वॉर की नीति, शीतकालीन युद्ध के जो तथाकथित तौर पर नीति थी अमेरिका की, उस पर अमेरिका कैसे एक बार फिर से अपने रास्ते वापस तलाशते हुए चलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि अपने राष्ट्रहित के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। उसका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। मौके पर वो किसी को अपना दोस्त बनाता है, मौका खत्म हो जाने पर वो किसी को भी अपना दुश्मन बनाने से चूकता नहीं है। और यही वजह है कि एक बार फिर पाकिस्तान को अब अमेरिका अपना दोस्त बनाने में लग गया है और पाकिस्तान को अपने साथ लेने को तैयार भी हो गया है। वही पाकिस्तान जिसके आतंक को लेकर पूरी दुनिया भर में अमेरिका ढिंढोरा पीटता रहा है। पाकिस्तान में रह रहे कई आतंकियों को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित भी किया है, लेकिन उसी पाकिस्तान को गले लगाने में अब अमेरिका को कोई गुरेज नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है? तो आइए इसकी बानगी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अब अमेरिका जा रहे हैं। उनकी यात्रा महज एक हफ्ते के बाद है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में अपनी यात्रा को खत्म कर वापस आ रहे हैं। यानी कि इस बात का ये बात पची ही नहीं अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लॉबिस्ट को अमेरिका में, कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में इतने लंबे अरसे तक रहें। याद कीजिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में रहते हुए स्पष्ट तौर से कहा कि अगर अमेरिका F-16 के तमाम सैनिक साजो सामान और उसके हथियार पाकिस्तान को मुहैया कराता है तो ये किसी को सोचने में बहुत वक्त नहीं लगेगा कि किस देश के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा दिए गए F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करने जा रहा है। जाहिर सी बात है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी अमेरिका के बहुत समझदार लोगों को तेज से लगी है, क्योंकि जब चोर को यह कहा जाता है कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है तो अपनी दाढ़ी में तिनका ही ढूंढने लगता है, और यही काम अमेरिका कर रहा है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक सुरक्षा साझेदारी को भी बहुत जल्द अंजाम देने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सीटो एक सहयोग संगठन था जो कि 1950 में बनाया गया और सबसे पहले पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया था। इसी खाके को अब अमली जामा पहनाने के लिए जनरल बाजवा अमेरिका की यात्रा पर हैं। वो अमेरिका को अपने पाले में करना चाहते हैं क्योंकि इस रक्षा समझौते के साथ अमेरिका से बड़े पैमाने पर अब पाकिस्तान को फंडिंग मिल सकती है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पेंटागन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा से दोनों की मुलाकात होगी और दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ाने के अब बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बैठक में बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशालय के चीफ एरविल डी हेनिस के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स के साथ भी जनरल बाजवा मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में आतंकवाद के खात्मे की बात तो होगी नहीं। जाहिर सी बात है, इन मुलाकातों में बात यह होगी कि रूस के बढ़ते जो फुटप्रिंट्स हैं, रूस का जो बढ़ता हुआ असर है अफगानिस्तान में, क्योंकि रूस ने तालिबान को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है और तालिबान बड़े पैमाने पर सैनिक साजो सामान की खरीद रूस से कर रहा है, उसे कैसे काउंटर किया जाए। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है, अब उसको इस बात की समझ आ गई है कि चीन, जो कि खुद आर्थिक तौर पर आजकल बहुत कमजोर चल रहा है, वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ने अपना भीख का कटोरा एक बार फिर अमेरिका के सामने फैला दिया और अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के भीख के कटोरे में छोटे छोटे टुकड़े डालने शुरू कर दिए हैं रोटी के, जिसके जरिए पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका की चापलूसी करता हुआ दिखाई दे। जनरल बाजवा की आवभगत में अमेरिका पूरी तरीके से अब तैयार है और यह तब हो रहा है जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन की अपनी यात्रा को अभी खत्म कर आए हैं। एस जयशंकर ने न सिर्फ अमेरिका के विदेश मंत्री बल्कि अमेरिका के रक्षा मंत्री और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ अपनी बैठकों को भी खत्म किया है। 7 दिनों से ज्यादा लंबी यात्रा पर एस जयशंकर अमेरिका रह चुके हैं। कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श भी हुआ है। यही नहीं, एस जयशंकर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को सैन्य मदद देने पर भी सवाल खड़े किए। तो क्या अब अमेरिका पाकिस्तान को एक नए पैकेज को देने के लिए तैयार है? क्या अमेरिका अब भारत के साथ अपने संबंधों को एक नया मोड़ देना चाहता है, जिसके जरिए यह बात सामने निकल कर आए कि अमेरिका के साथ अब पाकिस्तान खड़ा है और भारत, जिसका व्यापार लगातार रूस के साथ बढ़ता चला जा रहा है, भारत के साथ और रूस के साथ और अमेरिका और पाकिस्तान, ये जोड़ी एक बार फिर जो शीतकालीन दौर में था युद्ध के दौरान, वो फिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने F-16 के पैकेज पर जब अमेरिका के ऊपर सवाल उठाए तो अमेरिका ने तर्क दिया कि आतंकवाद के मुकाबले के लिए F-16 का रखरखाव अपने आप में जरूरी है और इसलिए यह पैकेज मंजूर की गई। जरा याद कीजिए कि आज तक पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किस आतंकी हमले को निष्क्रिय करने में किया है। आज तक पाकिस्तान ने एक बार F-16 का इस्तेमाल किया है और वो भी भारत के लड़ाकू विमान का लोहा लेने के लिए, जहां F-16 को भारतीय जाबाजों ने पछाड़ा। पिछली बार जब जनरल बाजवा अमेरिका गए थे तो वो था आज से 3 साल पहले 2019 में। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे। पाकिस्तानी अधिकारियों का पूरा जोर था कि इस बार के दौर में बाजवा की ब्लिंकन से जो मुलाकात है वो हो जाए। बड़ी बात यह है कि चीन ने बाजवा की इस पूरी यात्रा पर चुपचाप अपनी बात रख ली। उसने कोई भी टिप्पणी नहीं की। अपने सभी सीमा से सटे देशों के साथ अब पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी लगातार अपनी पैठ को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। कोल्ड वॉर के समय ये जो स्थिति थी उसकी बहाली एक बार फिर अगर होती है तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत के सामने अभी 2 फ्रंट वॉर की बात है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। लेकिन अगर अमेरिका को पाकिस्तान अपने साथ रख लेता है तो पाकिस्तान का मनोबल बढ़ेगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान अब भारत के लिए एक नया सिरदर्द भी बनेगा। दरअसल अमेरिका को इस बात की भी बहुत मिर्ची लग रही है कि भारत ने रूस के साथ अपने व्यावहारिक संबंध और व्यावसायिक संबंध को कितना बड़ा कर दिया है। जून से लेकर अभी तक रूस से बहुत बड़े पैमाने पर भारत कच्चा तेल खरीद रहा है। अगर हम इसी साल अगस्त की बात करें तो रूस से जो कच्चा तेल निर्यात किया जा रहा है वो भारत ने 3.55 मिलियन टन का खरीदा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पूरे आधार पर अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उससे यह भी बात निकल कर आ रही है कि भारत ने मुख्यतः रूस का साथ दिया है यूक्रेन युद्ध में भी, और अमेरिका को यह तमाम बातें रास नहीं आ रही। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को एक बार फिर अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका। है कहीं ना कहीं भारत के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर भी डाल रहा है, जिस प्रकार भारत जो बार बार चीन जो रशिया यूक्रेन लड़ाई में एक न्यूट्रल स्टांस दिखा रहा है, बल्कि न्यूट्रल स्टांस जो कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भारत
जो रूस के पाले में जा रहा है, रूस को सहायता कर रहा है। तो ये एक सोच विचार है, अमेरिका में प्रेशर डालना चाहिए भारत पे। और इसी प्रकार जिस प्रकार से भारत रूस से काफ़ी हिसाब से तेल खरीद रहा है, बाकी मिलिट्री हार्डवेयर अभी भी ले रहा है, स्पेयर पार्ट ले रहा है, तो लगता है कि अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से काउंटर प्रेशर डाला जाए भारत पे, और इसलिए भी ये कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति अभी यही बनती हुई दिखाई दे रही है कि एक बार फिर अमेरिका और पाकिस्तान का एक्सेस सामने दिख रहा है और भारत को इसके लिए अब अपनी विदेश नीति के साथ साथ सामरिक नीति को भी एक नया बदलाव देना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुबई का दिव्य मंदिर। आज के दिन ये अपने आप में एक अनोखी छटा है। हम सब जानते हैं कि दुबई में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो कि वहाँ पर नागरिक तो नहीं है, लेकिन अपने व्यवसाय, अपने कारोबार की वजह से वहाँ रहते हैं। हिंदू समुदाय को बहुत बड़ा तोहफा दुबई में मिल रहा है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आम श्रद्धालु के लिए यह मंदिर कल यानी कि बुधवार को खोला जाएगा। इस मंदिर को बनाने में कई साल लगे हैं। ये मंदिर सिंधु गुरु दरबार मंदिर का विस्तार माना जा रहा है, जो कि दुबई का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर का शिलान्यास साल 2020 में किया गया था और 2 साल में इस भव्य मंदिर को तैयार किया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसके प्रार्थना कक्ष में 16 देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। वहां इसमें गुरु ग्रंथ साहब को भी रखा गया है, यानी कि एक ही मंदिर में आपको गुरु ग्रंथ साहब भी मिलेंगे, 16 देवी देवता भी मिलेंगे और ये अपने आप में एक अनोखी छटा होगी, एक अलग ही इसका विस्तार है। इसका निर्माण भी बहुत ही अलग अंदाज में किया गया है। इसकी भव्यता और खूबसूरती देखते बनती है और ये अपने आप में एक मिसाल है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कि यूएई ने मंदिर के निर्माण के लिए एक जगह ही नहीं दी, बल्कि इसकी स्थापना भी हुई है। इस मंदिर को काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। इसकी भव्यता की कुछ खासियत हम आपके सामने रखें। इसमें जो प्रार्थना कक्ष है, जैसा हमने आपको बताया, उसमें 16 देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। भगवान शिव, कृष्ण, गणेश, माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर के क्षेत्र में और सबसे इसके आगे अरबी, हिंदू, ज्योतिर्मय डिज़ाइन में अंकलित पूरे इसके वहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। मुख्य हॉल में केंद्रीय गुंबद पर गुलाबी कमल की नक्काशी के साथ इसे रखा गया है। एक साथ 1000 से 1200 भक्त यहाँ पर बैठ सकते हैं और भक्ति भरे तमाम गीत और उसके साथ साथ पुजारियों की बातचीत को सुन सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें QR कोड से एंट्री होने जा रही है। हर कोई इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तक आपके पास इनवाइट नहीं है, आपके पास QR कोड नहीं है, तब तक आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये शायद पहला मौका होगा अपने आप में जहां मंदिर में ही गुरु ग्रंथ साहब भी स्थापित किए गए हैं, यानी सिख और हिंदू एक ही साथ एक ही मंदिर में जाकर अपने अपने इष्ट देव को याद करते रहेंगे। यहां कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। दरअसल ये अपने आप में मिसाल इसलिए भी है कि दुनिया के कोने कोने में ऐसे भव्य मंदिर बन रहे हैं जो कि हिंदू प्रतीक को बड़े पैमाने पर दुनिया में प्रदर्शित करते हैं। अभी आपके सामने ये तस्वीर दिखा रहे हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के दक्षिण में स्थित लॉस एंजलिस के पास विश्व प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर का। ये मंदिर बहुत ही प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ पर स्वामी नारायण संस्था की तरफ से इस मंदिर को बनाया गया है, जिसकी भव्यता देखते बनती है। इस मंदिर की खासियत भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। इस मंदिर का उद्घाटन दिसंबर 2012 में हुआ था और तब इसकी लोकप्रियता से लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस मंदिर के निर्माण में तकरीबन $100 मिलियन की लागत लगी थी। 21 एकड़ से भी ज़्यादा इलाके में फैला ये मंदिर, इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था और बाद में इस मंदिर को अमेरिका के कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भारतीय आबादी के प्रमुख अध्यात्म केंद्र के तौर पर भी विकसित किया गया। इस मंदिर की भव्यता अपने आप में देखती बनती है। इस पर गुलाबी पद्धति तौर पर, खास तौर पर राजस्थान से भेजे गए जो पत्थर हैं उसका इस्तेमाल किया गया है और ये इटालियन मार्बल से इसका सुशोभित किया गया है। ये मंदिर भी कलाकृति के तौर पर अपने आप में बेमिसाल है, ठीक वैसे ही जैसे कि यूएई यानी कि दुबई का मंदिर।